कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, वरना कोशिश तो हजारों लोग करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ओपी चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ में है डॉक्टर शंकर लाल जी, जो कि वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो इनसे आज हम जानेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इनकी जर्नी है वो कैसी रही। साथ में अपन इनसे जानेंगे कि यदि कोई बच्चा जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है या एमएससी एग्रीकल्चर कर रहा है या पीएचडी एग्रीकल्चर में वो कर रहा है, तो क्या क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। साथ में अपन जानेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इसके अंदर प्रमोशन रहते हैं, क्या इनका वर्क रहता है। सारी चीज़ें आज इनसे अपन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका। तो सर। धन्यवाद। डॉक्टर ओम प्रकाश, आप इतना अच्छा काम युवाओं के लिए कर रहे हैं। जो देश का भविष्य है, जो किसानों के मार्गदर्शक बनने वाले हैं, उनको आप प्रेरणा देने का, मार्गदर्शन देने का जो काम कर रहे हैं हम सब के माध्यम से, तो सबसे पहले तो धन्यवाद आपका ही बनता है कि जी, आप धन्यवाद सर। युवा पीढ़ी के लिए इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही, क्या क्या आपको परेशानियाँ इस सफ़र के अंदर आई। तो जो हमारे स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, जी। आगे उनको भी वही प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ेगी, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान रखें। तो जी। आप पहले तो ब्रीफ में आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइए जी। सर। मेरा नाम साथियों डॉक्टर शंकर लाल है, और मैं बेसिकली राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। और मैंने ट्वेल्थ एग्रीकल्चर के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई मैंने की है। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में मैंने मास्टर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी एलपीएम, जो विषय बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एक कोर्स रहता है, उस विषय के अंदर मैंने मेरी मास्टर डिग्री की है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। उसके पश्चात मैंने पीएचडी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर जो है, वहां से मेरा पीएचडी कंप्लीट किया। और 2017 में जब मैं पीएचडी कर रहा था, उस समय मेरा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर जो है, तो वहाँ सहायक प्राध्यापक के पद पे मेरा कार्यरत हो गया था, मेरी पोस्टिंग हो गई थी। और उसके बाद मैंने कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के वहाँ किसानों के साथी के रूप में कार्य किया। उसके बाद में मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो बीकानेर हमारा यूनिवर्सिटी का है, वहाँ पे एलपीएम में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मैं अभी कार्य कर रहा हूँ। आपने जो बताया कि जर्नी किस तरह की रही, जी सर। तो एक यूं कहूँ कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला कोई सा भी बच्चा क्यों ना हो, उन सब की जर्नी थोड़ी सी टफ रहती है, क्योंकि घर से ये रहता है पेरेंट्स का, कभी हमारा बच्चा अच्छा काम करे, अच्छी पढ़ाई करे, आगे भविष्य में जाकर के अच्छी जॉब भी लगे। और घर का मेंटली सपोर्ट के अलावा थोड़ा फाइनेंशियल, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से कोई भी बच्चा आता है तो वो फाइनेंशियल इतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहता। बिल्कुल सर, तो एग्रीकल्चर में जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो मीडियम बिल्कुल, क्लास फैमिली से या बिल्कुल, बिल्कुल। फार्मिंग फैमिली से वो बिलोंग सारा करते हैं। क्योंकि खेतीबाड़ी या पशुपालन वाले परिवार से ही ज्यादातर हम्म। एग्रीकल्चर के बच्चे आते हैं, तो वो सब कुछ मिला जुला रहा। पर ये था कि सब सीनियर्स का सपोर्ट था, और जो टीचर्स वगैरह थे उनके साथ में अच्छी लाइजनिंग बना करके शुरू से रखी, तो उनकी तरफ से भी अच्छा हमेशा गाइडेंस मिला। और कंटिन्यूटी जरूरी है, क्योंकि जब बीएससी के बाद में साथ साथ में तैयारी भी करते रहे। इवन एक ऐसा भी इंसिडेंस आया कि 2014 में जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आई थी, और वहाँ दो गुना में सेलेक्ट हो गए थे, डबल के अंदर सिलेक्शन हो गया था। और फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के बाद में, डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, और जब फाइनल लिस्ट आई, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, पोस्टिंग नहीं मिली थी। जबकि हमारे साथ की काफ़ी अच्छे अच्छे, हमसे भी इंटेलिजेंट जो साथी थे, वो सब लगभग डबल सुपरवाइजर बन चुके थे। तो उस टाइम एक बार थोड़ा ऐसा दुख भी हुआ था कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिली, या एक दो नंबर और आ जाता तो क्या पता हमारे भी पोस्टिंग उस समय मिल जाती। पर कहते हैं ना कि जब भाग्य अपना और कुछ चाहता है, तो हो सकता है एक टाइम के लिए अपने को धैर्य रखना पड़े। पर धैर्य के साथ साथ में अपने को अपनी कंटिन्यूटी भी जरूरी रहती है। तो उस समय को भी बुलाया और आगे बढ़े। एमएससी एलपीएम से किया। एमएससी एलपीएम से करना भी उस समय एक बड़ी बात थी। सब लोगों के यही था कि यार ये क्या सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को लेकर के तुम क्या करोगे। एग्रोनॉमी से
मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब थर्ड ईयर में था तो मेरा जेआरएफ का फॉर्म एग्रोनॉमी से अप्लाई करवा दिया था कि एलपीएम क्या सब्जेक्ट है, इसमें तो क्या आगे कर लेगा क्या नहीं होगा। इवन पर मेरा यही था स्टार्टिंग से कि एमएससी करनी है तो एलपीएम से ही करनी है, तो मैंने फोर्थ ईयर में दोबारा एलपीएम से अप्लाई किया और फिर जेआरएफ से एनिमल हस्बेंड्री से बीएचयू से मास्टर डिग्री की। तो कई लाइफ में टर्निंग पॉइंट आते हैं। अब यदि बाई चांस उस टाइम में एलपीएम सब्जेक्ट को ना चूज करके किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाता तो हो सकता है आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ना होता, बिल्कुल सर। या ये भी हो सकता है कि उस समय एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में फाइनल सिलेक्शन हो जाता तो मैं आज सुपरवाइजर ही होता, आज असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होता। तो लाइफ टर्निंग पॉइंट देती है, पर उस टर्निंग पॉइंट के बाद में अपने को संभलना कैसे है वो चीजें अपने पे डिपेंड करती है, या वो चीज उस स्टूडेंट पे डिपेंड करती है जिसको उस तरह का मौका मिला है। तो सबसे पहला तो मेरा सभी छात्रों से या सभी मेरे छोटे भाइयों से यही निवेदन है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि आपको जॉब यदि कोई पहले मिल रही है तो अच्छी बात है, पर यदि एक टाइम के लिए डिले हो रहा है तो अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। पढ़ाई छोड़ करके घर बैठना या इधर उधर दूसरी जगह कुछ करना, ऐसे की बजाय अपनी मास्टर डिग्री या पीएचडी की तरफ आगे बढ़ें। मेरा ये पर्सनली ये मानना है, हम लोगों ने भी पिछला 15 साल का जो अनुभव है, जिस भी बच्चे ने प्री पीजी की तैयारी की है या जिस भी बच्चे ने जेआरएफ की या आगे बढ़ने की जो तैयारी की है, वो बच्चा कभी भी फेल नहीं हुआ। आज 99% जिन लोगों ने 2012-13 से लेकर के मैं आज तक जानता हूं कि जिन्होंने अच्छी प्री पीजी की प्रिपरेशन की है, भले ही वो कोई प्राइवेट कॉलेज से हो या वो कोई गवर्नमेंट कॉलेज से हो या यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस से हो, जिसने अच्छी तैयारी की प्री पीजी की है वो 100% उसे कोई ना कोई जॉब है वो मिला है। क्योंकि प्री पीजी की तैयारी करना अपने आप में 100% एग्रीकल्चर कवर करने के बराबर होता है। तो सबसे पहला तो यही है, अच्छे हमेशा तैयारी करें। आज भी हमें कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर मैं तो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को एमएससी करना नहीं है, या मैं डबल एओ की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को तो एमएससी करना ही नहीं है। पर सुपरवाइजर और डबल एओ भी तभी बनेंगे जब अपना एग्रीकल्चर कवर होगा, और एग्रीकल्चर कभी भी सुपरवाइजर का सिलेबस कवर नहीं करता। बिल्कुल सर। एग्रीकल्चर यदि बीएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट को करना है तो वो जब प्री पीजी की तैयारी करेगा तो उसकी 100% एग्रीकल्चर कवर होगी। और कोई भी फिर वो चाहे बैंक का एग्जाम देगा या एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम देगा तो वो एग्रीकल्चर में अपना स्कोर है वो मैक्सिमम लेकर के आएगा। आज भी जैसे हम काफी समय से ये देख रहे हैं कि हमारे भी कई ऐसे साथी रहे हैं जिन्होंने बीएससी के बाद में कोई कोचिंग ज्वाइन करके मैथ रीजनिंग इंग्लिश की कोचिंग की बैंकिंग के लिए, पर फाइनल स्कोरिंग में देखा गया कि वो एग्रीकल्चर में मात खा रहे हैं। वहां पास आउट तो हो रहे हैं पर एग्रीकल्चर में अच्छा स्कोर नहीं बन रहा, जिसकी वजह से वहां सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे अपना स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए मिनिमम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। फिर वो अलग बात है कि आपका भले ही अपने को एमएससी नहीं करना, पर वो डिसीजन अपने को कब लेना है जब अपना एमएससी में एडमिशन हो जाए या अपन उसके लिए इलिजिबल हो कि हाँ हम अब एडमिशन हो रहा है, इस स्टेप पे हमें डिसाइड करना है कि हमें एमएससी करनी है या नहीं नहीं करनी। कर। अपन एग्जाम तो दिया ही नहीं, अपन फोर्थ ईयर पास आउट तो हुए ही नहीं, अपन ने अप्लाई तो किया ही नहीं एमएससी के लिए, और उससे पहले ही हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें एमएससी तो करनी नहीं है। तो इससे हो सकता है एक बार अपने को थोड़ा ठीक लगे, पर नुकसान आगे जा करके उसमें होता है। तो ज्यादा मेरा खास करके जो अच्छे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, यूं कहूँ कि यूनिवर्सिटी कैंपस के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को तो एटलीस्ट सबको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और चाहे दूसरे कोई प्राइवेट कॉलेज के बच्चे भी क्यों ना हो, वो भी यदि अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो हमने ये देखा है कि नॉर्मल प्राइवेट कोई कॉलेज है वहाँ का बच्चा भी प्री पीजी एग्जाम के अंदर टॉप 10 के अंदर भी आ बिल्कुल रहा है। सर। और जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अच्छे कैंपस कॉलेज हैं, वहाँ के बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पाता, ऐसा भी देखा गया है। तो सबको सेल्फ मोटिवेट होकर के, और प्री पीजी के लिए ये भी डॉक्टर साहब कोई जरूरी नहीं है कि कोई वो ऑनलाइन कोचिंग करे या वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे। यदि वो सेल्फ स्टडी भी करता है तो भी वो सफिशियंट है, क्योंकि बिल्कुल जेट सर। तक का एक अलग क्राइटेरिया होता है और प्री पीजी तक बच्चा है वो अच्छे से समझ जाता है। और यदि तो वो अपने सिलेबस जो सेमेस्टर का सिलेबस चल रहा है
जैसे मैं एलपीएम की बात करूं, एलपीएम का कोर्स चल रहा है, तो एलपीएम के कोर्स के यदि 3 से 4 पेज के एक सेमेस्टर के नोट्स भी वो कैंडिडेट बना लेता है, तो पूरे समय डिग्री के अंदर इतने उसके नोट्स बन जाएंगे कि उसे कोई भी बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और 100% उसका सिलेक्शन होगा। तो डे वन से यदि इस प्रैक्टिस को अपन फॉलो करेंगे, तो चाहे जेआरएफ हो या एसआरएफ हो या प्री पीजी का एग्जाम हो, सब एग्जाम आराम से क्लियर होंगे और सभी के अंदर अपन अच्छा कर पाएंगे। एक थोड़ा सा आजकल बच्चों के अंदर ये भी है कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ही जाएं, या हम एग्रोनॉमी के अंदर जाएं, या हम ब्रीडिंग के अंदर जाएं, या हम सोशल साइंस में या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में। ऐसा मेरा तो ये मानना है कि सब्जेक्ट कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं है, सब्जेक्ट सभी अच्छे हैं। उसको समझना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आर्ट्स के अंदर तो लाखों की भीड़ है। मैं राजस्थान के केवल एक जिले की भी किसी की भी बात करूं, तो ऐसा कोई जिला नहीं है कि जिसमें कम से कम 10,000 स्टूडेंट ना हो बीए करने वाले, बी। और वहां पे भी मेहनत करने वाला कैंडिडेट जॉब लेकर के रहता है। तो कैंडिडेट की जब लगन होगी, कैंडिडेट की जब मेहनत होगी, तो सब्जेक्ट सभी अच्छे हैं। और भले ही कितना ही अच्छा सब्जेक्ट क्यों ना हो, जब कैंडिडेट खुद ही कुछ नहीं करेगा, खुद ही मेहनत नहीं करेगा, तो चाहे प्लांट ब्रीडिंग लेकर के अपन एमएससी करके बैठ गए, या एग्रोनॉमी लेकर के बैठ गए, या एलपीएम लेकर के बैठ गए, तो सब्जेक्ट सभी अच्छे होते हैं। स्टूडेंट को, कैंडिडेट को अपना डेडिकेशन के साथ में उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, और अपना सब्जेक्ट अपने हाथ में होना चाहिए। यूं कहें कि अपने सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अपनी अच्छी उस पर होल्डिंग होनी चाहिए, और थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज कैंडिडेट को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल कंपटीशन एग्जाम में 80% तक हम ये कह सकते हैं कि पहले लगभग 2010 तक के एग्जाम्स में या 2015 तक के एग्जाम्स में ज़्यादातर आता था कि बुक्स से रटी रटी लाइनें ही एग्जाम में ज़्यादातर आती थी। आजकल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो कैंडिडेट के तब भी क्लियर होंगे जब उसके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे, उसका बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होगा। तो सभी स्टूडेंट, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, चाहे आप पीएचडी डिग्री कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट जो है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। और जहाँ तक वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर अपने को कहीं पे भी मिल रहा है, तो उसको लेना चाहिए। और हम और हमारे बड़े बड़े जो भी सर हैं, सभी ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट की जो लैब है वो खेत है। और खेत अपने को, क्योंकि अपन तो सब किसान के बेटे हैं, पशुपालकों के बेटे हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, खेत में पेड़ पौधे, वही हमारी लैब है, वही अपनी लैब है। तो जितना ज़्यादा उन चीज़ों को अपन देखें, आइडेंटिफाई करें कि किस तरह से क्या करेक्टर है, पशु है तो इसका क्या करेक्टर है, गाय है तो इसका क्या करेक्टर है, पेड़ पौधा है तो उसके क्या करेक्टर्स हैं, उन चीज़ों को अपन ऑब्जर्व करेंगे, तो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा है वो हाई रहेगा। और कंपटीशन एग्जाम में देखी हुई चीज़ यदि अपनी होती है तो उसे अपन कभी नहीं भूलेंगे। एक बार बुक्स में रट के उस चीज़ को अपन 10 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद भी कोई एग्जाम देंगे, तो भूलने के चांसेस अपने ज़्यादातर रहते हैं। और जिस चीज़ को अपनों ने आंखों से देखा है, जिस चीज़ को हाथों से किया है, उस काम को और उस एक्सपीरियंस को अपन पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलते। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने की आज के समय में युवाओं को ज़रूरत है। और आजकल देखा ये गया है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर भले ही कॉलेज में हो या चाहे यूनिवर्सिटीज में हो, धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट को इस पे खास करके ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बातें हैं हमारे स्टूडेंट्स को बताई है। तो अब तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी मन कर रहा होगा कि हम भी आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो सर जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो जी। क्या होती है? असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो साथियों, मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर से आप हैं तो मास्टर इन एग्रीकल्चर, भले ही आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, प्लांट ब्रीडिंग हो, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग हो, या आपका एलपीएम हो, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, जो भी वट एवर जो भी हो, साथ में आपका नेट। तो मास्टर डिग्री के साथ में नेट कंपलसरी होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। फिर वो बात अलग रहता है कि स्कोरिंग की, आपके जैसे ग्रेजुएशन का कितना परसेंटेज है उसके नंबर जुड़ते हैं, आपकी मास्टर डिग्री में कितना परसेंटेज है उसके नंबर जुड़ते हैं,
आपकी पीएचडी कंप्लीट है तो उसके नंबर जुड़ते हैं, आपके रिसर्च पेपर्स हैं उसके नंबर जुड़ते हैं, उसके अलावा आपका अदर पब्लिकेशन है, आपने कोई बुक लिखी हुई है, आपका कोई बुक चैप्टर के अंदर कहीं लिखा हुआ है, आप भले ही प्रथम ऑथर यानी फर्स्ट ऑथर ना होकर के आप सेकंड ऑथर हैं, उसका अलग नंबर है, अलग वेटेज है। उसके बाद में आपके पब्लिकेशन में जैसे आर्टिकल हैं, चाहे हिंदी का आर्टिकल हो या इंग्लिश का आर्टिकल हो, उसके अलग नंबर्स मार्किंग रहता है। उसके बाद में आपका यदि गोल्ड मेडल है, आपने बीएससी में गोल्ड मेडल लिया है, एमएससी में लिया है या पीएचडी में लिया है, तो उनका अपना अलग वेटेज होता है। उसके बाद में अदर मेडल्स, जैसे आप कोई कल्चरल इवेंट के अंदर आपको कोई नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे मेडल मिला है, या आपके पास में स्पोर्ट्स के मेडल हैं, तो इन सारी चीज़ों को मिला करके और 80 नंबर का टोटल स्कोर बनता है। वो डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटीज है वो 80 नंबर का रखती है, कोई 85 का रखती है, और बाकी 20 या 15 जो मार्क्स रहता है, 15 या 20 या 25 नंबर भी कोई इंटरव्यू का रखे, वो इंटरव्यू का रहता है। तो फिर टोटल 100 नंबर में से मेरिट बनती है, और उस मेरिट के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। या यदि मैं बात करूं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट यानी विषय वस्तु विशेषज्ञ, जो कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर पोस्टिंग होती है, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर है, पर उसके लिए नेट कंपलसरी नहीं है, उसके लिए उसके लिए केवल मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री होना कंपलसरी रहता है। तो यदि आपके पास में पीएचडी डिग्री होती है तो आपका स्वाभाविक सी बात है, आपका स्कोर ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको 8 से 10 नंबर का वहां पे बेनिफिट मिलता है। और यदि नहीं है आपके पास में दूसरी एक्टिविटी, जैसे गोल्ड मेडल या इस तरह की चीजें हैं, या रिसर्च पेपर वगैरह का पब्लिकेशन का कोई भी आपका नंबर नहीं कट रहा है, तब फिर आप पीएचडी कैंडिडेट को वहां पे कंप्लीट कर भी सकते हैं। कई बार इंटरव्यू के अंदर भी काफी बार ऐसा देखा गया है कि मास्टर जो कैंडिडेट है, एमएससी किया हुआ कैंडिडेट है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, और पीएचडी और नेट वाले कैंडिडेट का नहीं भी होता, जी। क्योंकि इंटरव्यू का भी अपना वेटेज रहता है। स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू पैनल के अंदर 6 से लेकर के 8 या 10 लोगों तक का स्टाफ रहता है, जिसमें अलग अलग तरह के एक्सपर्ट रहते हैं, सरकार के नुमाइंदे भी रहते हैं, आईसीआर के नुमाइंदे भी रहते हैं। तो वो कैंडिडेट की सारी चीजों को देखते हैं। खास करके जैसे टीचिंग की जो पोस्ट है, तो उसके अंदर जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, भले ही उसका स्कोर है वो वहां पे एकेडमिक में अच्छा है, पर उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, उसकी स्किल अच्छी नहीं है, या वो चीजें भी इन इंटरव्यूज के अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं। तो सभी छात्रों से या जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उससे मैं यही निवेदन करूंगा कि केवल एक पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना ही सफिशिएंट नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ में एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उनकी तरफ भी अपने को ध्यान देना जरूरी है। अपना गेस्चर, अपना पोस्चर किस तरह का है, उन चीजों पे भी अपना थोड़े से सीखने की जरूरत है। खास करके अपन मैनेजमेंट लाइन के स्टूडेंट की जब बात करते हैं, तो मैनेजमेंट लाइन के स्टूडेंट, चाहे ये आईएबीएम हो या एबीएम हो, उस तरह के या आईआईटीज के स्टूडेंट को अपन देखते हैं, तो वहाँ पे एक अलग ही उनका रिफ्लेक्शन अपने को क्रिएट होता है। तो उस तरह की पर्सनैलिटी भी अपनी यदि होती है, तो उसका जरूर कहीं ना कहीं जो अपने सामने पैनल बैठा रहता है, उसके ऊपर उन चीजों का इम्प्रेशन पड़ता है। फिर अपनी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज, मैं ये नहीं मानता कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई इंटरव्यू देगा या कोई डिस्कशन करेगा तो उसका सिलेक्शन कंफर्म है, नहीं। आप बोलना क्या चाहते हैं, आप जो चीज बोल रहे हैं वो अगले को समझ में अच्छे से आ रही है या नहीं, मैटर वो करता है। आप भले ही हिंदी में ही आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पर जो आप रिप्लाई कर रहे हैं वो क्लियर कट होना चाहिए, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्योंकि सामने 8 या 10 लोगों का जो पैनल बैठता है, वो कैंडिडेट की कमजोरी को महसूस हमेशा करते हैं। वो ये देखते हैं कि ये कैंडिडेट किस फील्ड में कमजोर है, उसी में को फिर ये पकड़ने की कोशिश है वो करते हैं, या फिर उसी फील्ड से वो क्वेश्चन आंसर ज्यादा करते हैं। तो हमेशा कम से कम शब्दों के अंदर जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएं, अपनी बात को कहें, ज्यादा घुमा फिरा करके या आगे से आगे उसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश ना करें। यदि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आंसर अपने को नहीं आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट मना कर दें कि सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं जानता। पर यदि अपन अगले पैनल को पागल बनाने का या मूर्ख बनाने की कोशिश यदि करेंगे, तो वो फिर वहीं से अपने को डायरेक्ट अपन खुद गलत डायरेक्शन की तरफ है वो बढ़ जाते हैं।
तो इसीलिए खास करके चाहे वो आरपीएससी का इंटरव्यू हो या कोई भी हो, तो इन चीज़ों का ज़रूर खास करके स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए। और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं अपने बुक्स के साथ साथ में हमेशा लेटेस्ट चीज़ों से अपडेट रहें। आप एग्रोनॉमी से संबंधित हैं तो आपके एग्रोनॉमी के जो भी आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपने किस टॉपिक पे जो काम किया है या एग्रोनॉमी से रिलेटेड ज्वलंत मुद्दे क्या चल रहे हैं या एलपीएम से रिलेटेड क्या है, या आप एनिमल हस्बेंड्री बैकग्राउंड से हैं तो एनिमल हस्बेंड्री के जितने आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या मैंडेट है, उनमें किस तरह की रिसर्च हो रही है, किस तरह की रिसर्च की ज़रूरत है। तो ये कई सारी जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों पे अपने को ध्यान देना जरूरी होता है। एक छोटा सा ही मेरे एग्जाम्पल याद आ रहा है, जब मेरा 2018 का इंटरव्यू था तो उस टाइम गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि फार्मर इनकम डबल करना। तो और वो रिसेंटली गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आई थी। तो उस टाइम मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि आप यदि सिलेक्टेड हो जाते हो यहाँ पे तो आप किसानों की आय को दोगुनी करने में आपका क्या रोल रहेगा। तो ये कहीं कोई बुक्स में ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, कहीं पे अपने को पढ़ाया नहीं जाता। पर इस तरह की जो चीजें हैं वो अपने को बेसिक प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए इनका रिप्लाई अपने को करना होता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी इस तरह की चीजें रहती है, पर हमेशा अपने को पॉजिटिवली माइंड के साथ में प्रिपरेशन करना होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने को बढ़ना होता है। और जो अपन इंटरव्यू के लिए जब अपन जा रहे हैं तो जो अपना सामने का पैनल है उसके साथ में अपने को कंफर्टेबली डिस्कशन करने की जरूरत होती है, किसी भी तरह की घबराहट की कोई जरूरत नहीं होती। चाहे अपन वाइवा के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या अपन कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले फ्री माइंड के साथ में और अच्छे से अपने को प्रिपेयर होकर के जाएंगे तो चाहे अपना रिटन एग्जाम हो चाहे अपना वाइवा हो, सब जगह अपने को सफलता है वो अवश्य मिलेगी। और लेटेस्ट जो अपडेट है अपने सब्जेक्ट का उससे अपने को हमेशा अपडेट रहने की ज़रूरत है, उस पे अपने को हमेशा अपनी पकड़ बनाने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर, सारी चीज़ें आपने बहुत ही क्लियरली हमारे स्टूडेंट्स को बताई है। साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है इसमें क्या-क्या करियर ग्रोथ हो सकती है? देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जब लगता है तो 6,000 ग्रेड पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो होती है। फिर हर साल असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के बाद में आपका हर साल सालाना इंक्रीमेंट लगता है। उसके बाद में आप यदि 4 साल आपका हो जाता है, यदि आपकी पीएचडी कंप्लीट है तो 4 साल के बाद में आपका आगे के एक स्टेप के लिए आप इलिजिबल होते हो जिसे बोलते हैं कैरियर एडवांसमेंट स्कीम यानी सीएस जिसे बोलते हैं। तो उससे आपको और ज़्यादा फायदा होता है। फिर आप 6,000 से लेकर के 7,000 ग्रेड पे भी आगे जाते हैं, 8,000 ग्रेड पे जाते हैं। और फिर जब एसोसिएट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है वो 9,000 ग्रेड पे की होती है, तो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर पे जाने के लिए मिनिमम असिस्टेंट प्रोफेसर का 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो 8 साल का जब अनुभव असिस्टेंट प्रोफेसर का हो जाता है और आप बाकी वही स्कोर कार्ड जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में हुँ। होता है उस तरह से पूरी प्रॉपर वही प्रोसेस होती है, तो आपका काम और आपका अनुभव दोनों आपको एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट तक लेकर के जाते हैं। फिर एसोसिएट प्रोफेसर के बाद में प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं और फिर डीन डायरेक्टर वाइस चांसलर या आईसीआर के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर है वो जब सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट आती है तो वहाँ पे भी सिलेक्शन ग्रेड के माध्यम से जा सकते हैं। इवन बाद में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के वहाँ पे भी जा सकते हैं, आईसीआर के अंदर भी जा सकते हैं। कोई यहाँ पे मैं यूँ कहूँ कि यदि टाइम के साथ में अपडेट रहें और अपने काम को अच्छे से करें तो कोई ग्रोथ की कमी नहीं है। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हो या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर हो, सबसे मेन जरूरी है कि अपना डेडिकेशन और अपनी लगन और अपनी मेहनत ये तीनों चीज़ें साथ में रहेगी और टाइम टू टाइम अपना अपने आप को अपडेट रखेंगे तो कोई इस यहाँ यूँ कहूँ कि कोई पद ऐसा नहीं है जहाँ पे अपने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या वेटनरी ग्रेजुएट या सामान्य पढ़ा लिखा लड़का गांव से आया हुआ लड़का वहां तक नहीं पहुंच सकता। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं तो हमारे आज के आईसीआर के डीजी साहब को मानता हूं कि
राजस्थान की धरती पे, जोगनेर की धरती पे, जयपुर की धरती पे पढ़ा लिखा एक व्यक्ति या एक कृषि वैज्ञानिक, और आज देश के सबसे बड़े पद पे जब सुशोभित हैं, और वो ना केवल राजस्थान का नाम बढ़ा रहे हैं, जबकि कृषि शिक्षा के अंदर इस राजस्थान की मिट्टी और राजस्थान का जो अन्न है उसको भी वहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन जिसका होता है, या कोई दूसरी छोटी जॉब के अंदर भी जिसका सिलेक्शन होता है, वो बड़ी लेवल पे नहीं पहुंच सकता। सब मेहनत की वजह से ही संभव है। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आज हमारे स्टूडेंट्स को मिली है। आज का जो सेशन है वो काफ़ी नॉलेजेबल रहा और काफ़ी मोटिवेशनल भी रहा। तो जो भी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को या इस सेशन को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, और ऐसे ही और सेशन हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका, आपके सभी व्यूवर्स का, जिनका सपोर्ट आपको मिल रहा है। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप आगे आने वाले समय में भी इवन इससे भी अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट्स लेकर के, और इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आप स्टूडेंट के साथ में जी सर, बात करें, बिल्कुल सर। ताकि क्योंकि मोटिवेशन जरूरी होता है, और समय के साथ में यदि मोटिवेशन मिलता है तो उसका लाभ है वो स्टूडेंट को जरूर होता है। और किसी की एक छोटी सी बात किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकती है, उससे बड़ा सुख और कोई भी नहीं हो सकता। तो आप सभी देखने वाले दर्शक साथियों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।